हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का जो कोर्स है वो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। सीयूटी का जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें कोर्स का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए पीजी का सीयूटी एग्जाम देना चाह रहे हैं और आप जेएनयू डीयू ये सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज का जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए सो दैट कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारे कोर्सेज को अननेसेसरी वे में सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अपीयर भी नहीं हो पाइएगा और जेएनयू या डीयू में एडमिशन लेना तो दूर की बात है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो देना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का पीजी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। लेकिन यहीं पे जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारे कोर्सेज प्रोग्राम्स हैं जो सीयूईटी में ऑफर किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा जो अक्सर स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं और ये सीयूईटी में जब आप कोर्सेज में अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पे जो है आप 2 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो है आप 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आप टोटल जो है 4 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मतलब कि आप जो है इन टोटल 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो मिनिमम फ़ी है उसमें आप 2 किसी कोर्सेज़ का सिलेक्शन करते हैं। अगर आप एक कोर्स का भी सिलेक्शन करते हैं तो आपको फ़ी जो है सेम ही लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका ये कहना था कि सर जब फ़ी सेम ही लग रहा है तो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ का सिलेक्शन क्यों ना कर लिया जाए? और हम लोगों ने भी बोला कि हाँ, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ का सिलेक्शन कीजिएगा, लेकिन कोर्स सिलेक्शन में जो चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स है जिनका आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें थोड़ा-सा आपको वाइज़नेस दिखानी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप मिनिमम अगर सपोज़ कीजिए 2 कोर्सेज़ भी सेलेक्ट करते हैं, तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर आप जेएनयू को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, अगर आप डीयू को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? अगर हम सबसे पहले सोशल साइंसेज़ की सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी की जो मेजर आपके सोशल साइंस कोर्सेज़ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो अगर आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 20,000 हिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 30,000 अप्लाई 20,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपके जो है 30,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। वहीं अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो 15,000 अपीयर होते हैं। इकोनॉमिक्स में अराउंड 18,000 और वहीं ज्योग्राफी में अराउंड 10,000 इतने सारे कैंडिडेट्स जो फाइनल एग्ज़ाम देते हैं। अब देखिए बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोग्राम कोर्सेज़ से आते हैं। प्रोग्राम कोर्सेज़ में क्या होता है कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो सवाल होता है कि क्या इन 2 या 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम मान लीजिए किसी भी कोर्स में जब 10,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 10,000 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को दिन-रात ध्यान लगा के पढ़ते हैं। मतलब कि अगर हम मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ा है 3 साल तक। 3 साल का अगर मान लीजिए उनका ग्रेजुएशन का कोर्स है और उन्होंने हिस्ट्री ही सिर्फ पढ़ा है और आप ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री दोनों पढ़ा है। तो आपका एक्सपर्टीज़ कितना होगा? आपका ज़्यादा होगा या इनका ज़्यादा होगा? अब जिन्होंने जो ऐसे हैं जो प्रोग्राम कोर्सेज़ से आते हैं या बहुत सारी जगह ऑनर्स कोर्स में भी 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आप लोग को लगता है कि सर हम तो क्योंकि 2 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा है, हमने हमने हिस्ट्री भी पढ़ रखा है, तो दोनों सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके दोनों का एग्ज़ाम दे देते हैं। अब देखिए दोनों का एग्ज़ाम देने में ना 2 समस्याएँ आ जाती है। पहला समस्या तो ये होती है कि आपको उन सारे कैंडिडेट के साथ कॉम्पीट करना है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी कोर्स सब्जेक्ट को ही चूज़ करके 3 साल तक पढ़ाई की है। तो ऑफ़ कोर्स आपसे कहीं ज़्यादा वो उस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा जब आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं तो कोई बहुत सारे ऐसे अगर आप मान के चलिए कि 70 टू 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही फॉर्म फिल करते हैं।
तो अगेन अगर प्रिपरेशन के टाइम ड्यूरेशन को भी देखते हैं, क्वेश्चन बैंक लगाने के टाइम को भी देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को भी देखते हैं, तो ये सारा स्टूडेंट जो है 70 टू 80% स्टूडेंट एक पार्टिकुलर कोर्स को लेकर जो है अपना प्रिपरेशन कर रहा है। आपका आधा समय पॉलिटिकल साइंस में जा रहा है, आधा समय हिस्ट्री में जा रहा है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको ये लगेगा कि आप दोनों जो है एक बार में सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये शायद जो है मुश्किल वाली बात आ जाती है। तो ये तो पहला समस्या हो जाती है कि क्या एक से ज़्यादा कोर्सेज़ को सेलेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। अब फिर आप बोलिएगा कि सर अभी आपने बोला था कि एक से ज़्यादा कोर्सेज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर कैसे सिलेक्शन किया जाए? ये जो कोर्सेज़ आपके ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसमें कैसे हम जो है सिलेक्शन करें? तो एक तो समस्या मैंने आपको बोल दी कि आपका प्रिपरेशन जो टाइम होता है, वो डिवाइड हो जाता है 2 या 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ठीक है? तो इस चक्कर में क्या होता है क्योंकि आप प्रिपरेशन टाइम पे एडिक्वेट टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल होता है, वो भी डाउन हो जाता है या फिर उन स्टूडेंट से कम हो जाता है, जिन्होंने एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे टोटल फोकस करके प्रिपरेशन किया है। तो रेदर देन 1, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज़ आपको सीयूईटी ऑप्शन देता है कि आप 4 सब्जेक्ट में अपीयर हो जाएँ, मतलब ये नहीं कि आप 4 सब्जेक्ट के ज्ञानी हैं, तो एग्ज़ाम दे देंगे। आप ज्ञानी हैं, तो ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए, आप ज्ञानी नहीं हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट का चूज़ कीजिए जिसमें कि आपका एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। दूसरा इसमें जो हम लोगों ने समस्या देखी है कि जब आप सीयूईटी एग्ज़ाम को देखिएगा, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन सब्जेक्ट से टाइमिंग क्लैश कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉर्निंग शिफ्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, आफ्टरनून शिफ्ट हो जाता है आपका ज्योग्राफी का। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका अगर 11th मार्च से लेके 30th मार्च तक एग्ज़ाम है, तो आपके बीच में जो है 5-6 दिन का गैप मिल जाता है, 1 हफ्ते का गैप मिल जाता है। गैप बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि एक शिफ्ट में ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो वहाँ पे आपके पास फिर चॉइस रहेगा कि मैं हिस्ट्री का एग्जाम दूँ कि सोशियोलॉजी का एग्जाम दूँ कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दूँ। एक ही डेट में तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम हो जाते हैं अगर मान लीजिए इन केस, तो उस चांसेस में भी आपके पास जो है नहीं रहेगा समय प्रिपरेशन करने का। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोच ही नहीं पाते। उनको लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम दे देना है, मुझे जो है सभी सब्जेक्ट में हम कैपेबल हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो आज के दिन कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरे पास 2 महीने का समय है। यूपीएससी कर रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था, अब जो है क्रैक कर देंगे फाइनली। तो किन स्टूडेंट को कौन-सा सब्जेक्ट इस समय के लिए चूज़ करना है, वो हम अलग से आपको बताएँगे। फिर फाइनली आ जाता है कि अगर हम लोग बात करते हैं जो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप करना ही चाहते हैं, सपोज़ कीजिए एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन-सा ऐसा कोर्सेज़ है जहाँ पे चांस लेने वाली बात है? तो अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो अ, जेएनयू में आपके 2 डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। एक तो हो जाता है डिज़ास्टर स्टडीज़, दूसरा हो जाता है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ डीएसएलएम, ठीक है? तो क्योंकि डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में क्या है कि एक तो बहुत कम एप्लीकेंट्स भी होते हैं और जैसे हम लोगों ने देखा था सीयूईटी का जो एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था 2023 में, तो इसमें ये 4 डिफरेंट डेज को कंडक्ट कराया गया था और वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको एकोमोडेट किया गया था, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी इन सब के लिए ऐसा नहीं किया गया था। लेकिन डीएसएलएम में आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिर्फ 1000 होते हैं और इसका जो कट ऑफ होता है वो वन ऑफ द लोएस्ट होता है। वैसे ही अगर हम डिज़ास्टर स्टडीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ 1200 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और इसका भी कट ऑफ जो 45 टू 50% ही रहता है। डीएसएलएम का भी कट ऑफ जो है 45 टू 50% ही रहता है। अब डिज़ास्टर स्टडीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डिज़ास्टर स्टडीज़ में ये दोनों एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको ना अंडर ग्रेजुएट के कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं। जब अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट नहीं होते तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आता एग्जाम देने के लिए जो बोल सकता है कि मेरा तो 3 साल मैंने लेबर लेबर स्टडीज ही पढ़ा या डिजास्टर स्टडीज ही पढ़ा। तो वहाँ पे कंपटीशन पे हर एक स्टूडेंट सेम लेवल पे आ जाता है। जो मैंने आपको समस्या बताई पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो अलग-अलग लेवल पे होते हैं स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3 साल अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कोर्स क्योंकि अब जैसे सीयूईटी आया है, स्टूडेंट जब फॉर्म भरने लगते हैं, एक तो 99% स्टूडेंट को इन दोनों कोर्स के बारे में पता ही नहीं है। सोचते ही नहीं है कि इन दोनों कोर्स में मुझे जेएनयू में फॉर्म फिल करना है।
अब दोनों कोर्स को मिला के आप बात कीजिएगा तो करीब-करीब 120 सीट्स हो जाते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिएगा तो 260 सीट्स होते हैं जिसके लिए 40,000 बच्चे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे 120 सीट्स हो जाते हैं जिसके लिए सिर्फ 2,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों कोर्सेज़ में सिलेक्शन के चांसेस कितने ज़्यादा आपके हाई हो जाते हैं और यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सारे लोग एक कॉम्पिटिशन लेवल पे आते हैं क्योंकि सपोज़ कीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, मैंने हिस्ट्री पढ़ा, तो हम भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कभी लेबर स्टडीज़ नहीं पढ़ा है। हम भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कभी डिजास्टर स्टडीज़ नहीं पढ़ा और आपने भी नहीं पढ़ा है। तो दोनों हम लोग सेम ही लेवल पे होते हैं। तो इसमें चांसेस आपके थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ पॉलिटिकल साइंस में मानते हैं कि आपको 100% देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए डिजास्टर स्टडी, लेबर स्टडीज़ में अगर आप अपना सिर्फ 20% भी टाइम थोड़ा-सा हार्ड वर्क कर देते हैं ना, क्वेश्चन पैटर्न को समझ जाते हैं, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन बैंक मिल सकता है। ये सारे को समझ गए ना सिर्फ 20% मेहनत करके, तो दिन में अगर आप सिर्फ 30 टू 60 मिनट्स भी देते हैं ना, 30 मिनट भी दे देते हैं तो इन दोनों कोर्सेज़ में 2 महीने में आपका जो सिलेक्शन है, उसके चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोची कि एक बार ये सारी बातें आप सभी को बता दें, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन करने में बहुत सारे लोग इस बात का वो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि जो एक प्री पैटर्न पे चलता आ रहा है, उसी कोर्सेज़ में सिलेक्शन कर लिया जाए। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ-कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं, जहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलती है। तो उन सब के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में हम लोग आपको बताएँगे। इसके अलावा प्रिपरेशन रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप 8448878849 पे आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना जो फाइनली मैं एक बार आपको बता दूँ कि जब भी आप अपना प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो 2 अगर कोर सब्जेक्ट को चूज़ करना चाह रहे हैं और जब भी कोर सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि रेदर देन गोइंग फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, आप इन दोनों में एक सब्जेक्ट का चूज़ कीजिए, या तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस। वो सब्जेक्ट का चूज़ कीजिए जिसमें कि आपका जो है प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऐसे कैंडिडेट के साथ आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो सिर्फ़ हिस्ट्री के लिए पढ़ाई किया है या जिन्होंने सिर्फ़ पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ाई किया है। तो 2 सब्जेक्ट ना चूज़ करके आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, जिसमें आपका कोर स्ट्रेंथ है। दूसरा आप डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ एक कोर्स हो जाता है और दूसरा डिज़ास्टर स्टडीज़। तो इन दोनों कोर्सेज़ को भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अगर 3 सब्जेक्ट के लिए जाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं आपने जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में 5-6 सब्जेक्ट मिला के आप कम से कम 3 सब्जेक्ट में चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि चौथा आपका डीएसएलएम या लेबर स्टडीज़, डिज़ास्टर स्टडीज़, ये तो रहना ही रहना चाहिए। ये एक ऐसा कोर्स है जो मेरे हिसाब से लगता है कि हर एक स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल पे सारे सेम लेवल पे होते हैं। यहाँ पे किसी का पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, किसी के पास कोई नोट्स नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट कॉल करके बोलते हैं कि सर नोट्स है क्या कुछ पढ़ने के लिए? तो हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक के बारे में सजेस्ट कर देते हैं, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है। प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ के कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो कोर्सेज़ ऑफ़र करती थी, तो हम लोग उसके बारे में भी सजेस्ट करते थे। और ये फाइनली आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों कोर्स कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, क्योंकि जेएनयू के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफ़र कर रही है, लेकिन क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ-कहाँ मुझे अप्लाई करना है। इसके अलावा जो है फिर हम लोग एक बार ये भी बात करेंगे, जो जेएनयू में जो लोग अप्लाई करने चाह रहे हैं तो उनको सब्जेक्ट का चॉइस कैसे करना चाहिए। सीट्स तो एक चीज़ है लेकिन कुछ-कुछ स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस हुए, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। So thank you and we wish you all the very best.